माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कल आप लोग का मैथमेटिक्स का पेपर है। इस संदर्भ में मैं आप लोग के चैप्टर को ऑनलाइन माध्यम से ही रिवाइज कराना चाहता हूँ कि आप लोग इन चैप्टर के प्रति सावधानी बरतें। इन चैप्टर को अवश्य पढ़ के जाएं, क्योंकि इन चैप्टरों से प्रश्न जरूरी से और ज़्यादा नंबर के पूछे जाते हैं, तो आप इन चैप्टरों को पढ़ना न भूलें। जैसे कि पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। इनसे आप लोग को सिद्ध करने के लिए आएगा अपरिमेय सिद्ध कीजिए, जैसे √2, √3, √5, √11। तो मान के चलिए कि √3, √5 ही फंस जाना चाहिए। √3 ये तीनों में से कोई एक जरूर आ जाना चाहिए। ऐसे तो देखकर हम बता देते हैं कि अपरिमेय संख्या कौन है, क्योंकि जिसका वर्गमूल दशमलव में आ जाता है उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 का है तो उसका हो जाता है 1.414। तो ऐसे आपका आगे जाएंगे तो फिर बहुपद आएगा, द्विघात समीकरण आएगा। तो बहुपद तो मान लीजिए थोड़ा सा कोरोना काल से कुछ कटा हुआ चैप्टर है, लेकिन इसको पढ़ जाते हैं तो द्विघात समीकरण में आसानी होती है। आप लोग गुणनखंड करेंगे, लेकिन द्विघात समीकरण में होता है कि मूलों की प्रकृति बताना होता है। मूल वास्तविक है कि नहीं है, मूल समान है तो कह देता है कि k का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। तो उन सारी कंडीशन को आप लोग पढ़ लेंगे। इसके बाद क्योंकि द्विघात समीकरण से मान के चलिए कि 4 या 5 क्वेश्चन आपको आना ही आना है। आप लोग के 70 नंबर के पेपर में 20 नंबर आप लोग का ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो उस 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव में यदि 4 नंबर एक ही चैप्टर से मिल जाता है तो इसको आप लोग कम ना समझें। इसलिए इस चैप्टर को आप लोग सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक पढ़ें। इसके बाद आप लोग आगे बढ़ेंगे युगपत समीकरण, दो चरों का। तो उस युगपत समीकरण में सबसे ज़्यादा है कि 2 समीकरण दे देता है और कहता है कि किसके अनेक हल हैं, किसके अद्वितीय हल हैं और किसके कोई हल नहीं है। ये प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो इनका आप लोग कंडीशन याद कर लें कि कब अद्वितीय हल होगा, कब कोई हल नहीं होगा और कब अनेक हल होगा। क्योंकि कभी कभी 2 इक्वेशन देकर कह देता है कि जांच कीजिए कि अद्वितीय हल है कि नहीं, यदि है तो इन्हें ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम आपको यही चेक करना है कि अद्वितीय हल है कि नहीं है। तो ये पढ़ लेंगे। इसके बाद इस वाले चैप्टर में 2 चरों वाले में नाव संबंधी क्वेश्चन है। नाव धारा के साथ और धारा के विपरीत, और एक रेलगाड़ी कि एक रेलगाड़ी सामान्य चाल से इतनी दूरी तय करती है, यदि इसकी चाल में इतने की वृद्धि कर दें या इतने की कमी कर दें तो इतनी दूरी इतने ही समय में तय कर लेती है। तो रेलगाड़ी की वास्तविक चाल बताना है। ये दोनों क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट रहेंगे, ये दोनों को आप देख लें। इसके बाद आप त्रिभुज में चलेंगे। तो त्रिभुज तो थोड़ा लंबा चैप्टर है, लेकिन कोरोना काल से कटौती के बाद बहुत छोटा चैप्टर हो गया है। तो इसमें आप थेल्स प्रमेय पढ़े रहें। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय और थेल्स का उपप्रमेय ये पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन इन प्रमेय पर ही मिल जाना है। आप इन प्रमेय को पढ़ लिए यदि हैं तो क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। इसके बाद वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो वृत्त की स्पर्श रेखा को पढ़ लेंगे। और इसके बाद आप लोग को ले चलते हैं इम्पोर्टेंट चैप्टर सांख्यिकी।
जिसमें माध्य माध्यिका बहुलक। तो एक तो माध्य माध्यिका बहुलक आपके साधारण 8 9th के फार्मूला पर बन जाएंगे, लेकिन जो 10th का है तो 10th के फार्मूला पर हल करने के लिए आपको सूत्र याद रखेंगे। इसके बाद क्योंकि माध्यक और माध्यिका कभी कभी भुलवाने के लिए माध्यक पूछ दिया जाता है, तो बच्चे देख के खुश हो जाते हैं कि माध्यक मतलब माध्य। तो क्लियर रहिए कि माध्य तो आपसे नहीं है पूछा जाएगा। 80% चांस है कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे माध्य नहीं पूछा जाएगा। आपसे जब भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो माध्यिका और माध्यिका को माध्यक भी कहते हैं, बहुलक, ये दोनों को सूत्र याद कर लेंगे। इसके बाद आप लोग चलते हैं, ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल से आप लोग ज्वाइंट फिगर का ज़्यादा अध्ययन करेंगे। ज्वाइंट फिगर का मतलब कि वैसा कोई वस्तु है, खिलौना है कि जो कि उस खिलौने और वस्तु दो आकृतियों को लेकर बनी है, शंकु, बेलन, अर्धगोला, शंकु, ऐसे फिगरों का आप लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछा जाता है। आयतन कहा जाता है कि इन ठोस का आयतन ज्ञात करिए, तो आप अलग अलग दोनों फिगर का आयतन को निकाल कर और ऐड कर देंगे तो पूरा फिगर का आयतन निकल जाएगा। आयतन को हम लोग धारिता भी कहते हैं, याद रखिएगा कि किसी भी कोई भी पात्र हो, उस पात्र में कितना पानी आएगा तो याद रखिएगा कि उस सीधा सीधा उस बर्तन की क्या निकाल देंगे, धारिता। जितनी उस बर्तन की धारिता होगी या जितनी उस रूम का धारिता होगा, उतना ही उस रूम में आदमी बैठ सकेंगे या उतना ही उस बर्तन में पानी आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद आप लोग प्रायिकता पढ़ लेंगे। तो प्रायिकता में आप लोग से साधारण क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रायिकता का मतलब कि हम लोग प्रायिकता एक संभावना है जिसको अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, उसकी संभावना क्या है। क्योंकि कोई भी वर्क हम लोग करते हैं तो उसके दो पहलू हैं, कहते हैं ना कि एक सिक्के के दो पहलू, निगेटिव और पॉजिटिव। जैसे मान लो हम बता रहे हैं तो ठीक है, मैं 100% नहीं कह सकता हूँ कि यहीं आइबे करेगा, इसका दो बात है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, तो ये प्रायिकता हो गई। तो वैसे ही आप लोग प्रायिकता पढ़ लेंगे और प्रायिकता का बस एक ही फॉर्मूला याद रखेंगे कि प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिस्थिति बटा कुल परिस्थिति। अनुकूल परिस्थिति मतलब जो हमारे लायक हो, और कुल परिस्थिति मतलब उसकी संभावना क्या हो सकती है। जैसे एक पासे को फेंकें तो उसकी संभावना 6 होगी, एक सिक्का है तो उसकी संभावना कितनी होगी, 2 होगी। जैसे कहा जाता है कि एक सिक्के के फेंक में हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो कहते हैं कि 1/2, क्योंकि उसकी कुल संभावना तो 2 है, या तो हेड नहीं तो टेल, लेकिन हमको हेड चाह रहा है, तो चाहने वाला यानी जिसको लाना है उसको कहते हैं अनुकूल, और जो टोटल संभावना है उसको कहते हैं कुल। तो बस एक ही प्रायिकता से याद रखिएगा कि अनुकूल बटा कुल। ज़्यादातर पूछ दिया जाता है कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वह नंबर होता है जो 1 से कटे या अपने आप से कटे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। तो इसके बाद आप लोग प्रायिकता को पढ़ने के बाद ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति में चले जाएंगे, तो इसमें कुछ आप लोग फार्मूला याद कर लेंगे, क्योंकि आप लोग को 3 ही सौर समीकरण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। इन्हीं 3 सौर समीकरण की सहायता से आप लोग सौर समीकरण को सिद्ध कर लेंगे। इसके बाद ऊंचाई दूरी में जाएंगे, तो ऊंचाई और दूरी में अवनमन कोण और उन्नयन कोण पर याद रखेंगे, और इसमें हमेशा याद रखिएगा
कि अनमन कोण बस केवल दिखावा के लिए ऊपर बनाया जाता है, लेकिन सवाल बनता है उन्नयन कोण पर ही, क्योंकि ऊंचाई दूरी ऐसा टॉपिक है कि जिसमें यदि 6 नंबर का क्वेश्चन होता है तो 3 नंबर फिगर पर और 3 नंबर सवाल पर। लड़का यदि फिगर बना दिया है, सवाल नहीं भी हल किया है तो उसको 3 नंबर दिया जाएगा, लेकिन लड़का यदि केवल सवाल हल कर दिया है तो एग्जामिनर चाहे तो उसको एक भी नंबर नहीं दे सकता है, कोई नंबर देने के लिए उसको बाध्य नहीं कर सकता है। क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी जब चेक होती है तो अध्यापकों को निर्देश दिया जाता है कि ऊंचाई और दूरी में लड़का यदि चित्र बनाकर छोड़ दिया है तो आधा नंबर पाने का हकदार है और उसको आधा नंबर दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग का लगभग सभी चैप्टर को मैं एक बार रिवाइज कर दिया। इसके बाद जो छूटता भी होगा तो उसको आप देख लीजिएगा। जो चैप्टर मैंने कहा उसको अच्छा से देख लीजिएगा ताकि आपका बढ़िया से बढ़िया, अच्छा से अच्छा नंबर आ सके, क्योंकि मैथमेटिक्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें 70 में 70 आप पा कर आएंगे और एग्जामिनर देने के लिए मजबूर होगा। इसलिए आप आराम से 20 नंबर मार्क करने के बाद जो प्रश्न आपको आए, मैं बराबर यही कहता हूँ कि आप पूरा प्रश्न पढ़ने की कोशिश ना करें, वही प्रश्न का नंबर अपने कॉपी पर डालें जो आपको आता हो। अधिक समय आप लोग क्वेश्चन को पढ़कर बर्बाद ना करें। आप लोग सही क्वेश्चन करें, बढ़िया क्वेश्चन करें, अच्छा नंबर का करें। इसके बाद अच्छा टाइम मैनेजमेंट का याद रखिएगा, टाइम मैनेज करिएगा। और इसके बाद जो क्वेश्चन न आए उसको भी अंत में कुछ ना कुछ उसको सलूशन करिएगा। स्टेप मार्किंग का फ़ायदा मिलता है, स्टेप मार्किंग में आप नंबर पा सकते हैं। इसलिए इन चैप्टरों को दोहराइए और आगे के सुझाव के लिए फिर हमारे YouTube चैनल आशी ट्यूटोरियल से जुड़िए और अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। फिर आपको ऐसे ही मैं अगले सब्जेक्ट का वीडियो देता रहूँगा ताकि ये हमारी दी हुई ऊर्जा आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदली जाती है। इसी के साथ मैं आपको मैथमेटिक्स के पेपर का अग्रिम शुभकामना देता हूँ कि भगवान ईश्वर, माँ सरस्वती आपके मैथमेटिक्स के पेपर को अच्छा से अच्छा बनाएं, आपको अच्छे पथ पर ले जाएं। धन्यवाद।